अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन और मैं हूं फैजान इकबाल। तो नाजरीन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं और आज जो मैच खेला जा रहा है वो दोनों बड़ी टॉप टीम समझे जाने वाली टीम्स हैं जिनके दरमियान आज का मैच खेला जाएगा, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। अगर इनके रन रेट की बात की जाए तो यकीनन न्यूजीलैंड और श्रीलंका के रन रेट्स में नुमाया फ़र्क है। जो न्यूजीलैंड का इस टाइम जो नेट रेट है वो 4.450 है, जबकि अगर श्रीलंका के नेट रेट की बात की जाए तो वो 0.450 है। और अगर पॉइंट्स की बात करें तो न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स के साथ श्रीलंका से आगे नजर आती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो श्रीलंका भी एक बड़ा टाइटल जीतने वाली यानी कि एशिया कप जीतने वाली टीम है और जिस तरह से उन्होंने एशिया कप में परफॉर्म किया, नो डाउट उसमें हमें एक पूरी टीम एफर्ट नजर आई और हर एक मिडल ऑर्डर हो, बॉलिंग हो, बैटिंग लाइन हो, हर चीज़ में उनकी एफर्ट नजर आती है। लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो खुद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और अगर टीम की बात की जाए तो न्यूजीलैंड का अपर हैंड भी नजर आता है क्योंकि उनके ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो श्रीलंका के प्लेयर्स की निस्बत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के मैच पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इरफान ज़हीर साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आज के मैच के हवाले से इनके साथ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो इरफान ज़हीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि टीम जो है वो दोनों की बैलेंस्ड है या कहीं ना कहीं श्रीलंका को डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ सकता है। और एक और बड़ी बात यह है कि डैरल मिचेल जो है वो इंजरी से रिकवर हो चुके हैं और मुमकिना तौर पर इम्कानात जाहिर किए जा सकते हैं कि आज वो टीम को ज्वाइन भी करेंगे। तो अगर वो करते हैं तो किसके साथ रिप्लेस किया जाएगा? देखिए फैज़ान, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड कप का हर मैच ही इंपॉर्टेंट है और जिस तरह न्यूजीलैंड परफॉर्म कर रही है, मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर भी है इस टाइटल को जीतने के लिहाज से। श्रीलंका के कंपैरिजन में देखें तो ओबियसली नेबरिंग कंट्री होने की वजह से इस सारी कंडीशन का, क्लाइमेट का, पिचेस का इनको न्यूजीलैंड के प्लेयर को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है और इनके प्लेयर बहुत ज़्यादा बिग बैश भी आके खेलते हैं और प्लस उधर काफ़ी लड़के जो है ऑन एंड ऑफ रहते भी हैं, तो उस वजह से इन कंडीशन का उनको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है। अब अगर आज की अभी इस वर्ल्ड कप की और आज के मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को पहले जो कि जिनका होम ग्राउंड था उनको बड़ी आराम से मैच में शिकस्त दी और 200 प्लस करने वाली पहली टीम भी बनी। तो मेरे ख्याल है अगर उन स्टैट्स देखा जाए तो न्यूजीलैंड बहुत अपर हैंड रखती है। आल्दो जैसे आपने इंट्रो में कहा कि श्रीलंका भी एशिया कप का टाइटल जीत के आई है, बट जितनी भी एशिया की टीम है ये एशिया के अंदर अच्छा परफॉर्म करती हैं, बट जैसे एशिया से बाहर जाती हैं इनको प्रॉब्लम का सामना है। इस तमाम तर चीज़ों में हमारी टीम सर फहरिस्त नजर आ रही है। ऐसे ही है। अच्छा, तो इरफान साहब ज़रा एक और चीज़ भी ये बताइएगा कि बैटिंग लाइन की अगर बात करें तो बैटिंग लाइन में यकीनन न्यूजीलैंड जिस तरह आपने बताया कि अपर हैंड तो रखती है, लेकिन अगर फिन एलन है, डेवन कॉलवे है जो टॉप स्कोरर भी है इस टाइम इनिंग्स में, जबकि दूसरी जानिब उनके अगर बात करें तो उनके पास भी मेंडिस हैं जो इस टाइम इस इवेंट में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि बैटिंग लाइन भी दोनों की बैलेंस्ड है या कहीं ना कहीं इसमें भी एज जो है वो न्यूजीलैंड को ही जाएगा? नहीं, न्यूजीलैंड को बिल्कुल डेफिनेटली एज हासिल है। उनके जो प्लेयर्स हैं वो सारे स्वाय केन विलियमसन के जितने भी बैट्समैन हैं वो सारे बहुत बड़े पावर हिटर हैं। एलन की बात करें, कॉनवे की बात करें, हम फिलिप की बात करें, फिर निशम की बात करें, ब्रेसवेल की बात करें या मिचेल अगर आता है ब्रेसवेल की जगह पे या किसी और की जगह पे भी खिलाते हैं। मेरा ख्याल है कि इंजरी से आ रहे हैं तो शायद उनको ना खिलाया जाए, बट अगर लेट्स सपोज खिलाते भी है तो वो भी बहुत बड़े पावर हिटर है। तो सवाए केन विलियमसन के जो कि सिर्फ इनिंग्स को एंकर करता है दरमियान में, बाकी जितने भी टीम प्लेयर हैं वो सारे पावर हिटर हैं और सारी अच्छी एबिलिटी रखते हैं बड़ा टोटल करने के लिहाज से। अगर आप इन कंपैरिजन श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें इन्होंने अपना मेथड को लास्ट 6-7 मंथ से चेंज किया है। ये साल डेढ़ से बड़ी बुरी क्रिकेट खेल रहे थे, काफ़ी मैचेस हार रहे थे, बट उन्होंने एक नई टीम बिल्डअप की, यंगस्टर को लेके आए। ख़ासतौर पे लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर जब मिकी आर्थर इनके कोच थे, उन्होंने इनको फ्री हैंड दिया कि आप इस फेयर से बाहर आ जाएं कि आपने जीतना या हारना है, यू हैव टू गो फॉर द किल। तो इन्होंने अटैकिंग क्रिकेट को अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल। अब उससे ये हुआ कि इनका विनिंग रेशो डिफीट से थोड़ा बढ़ गया। अब ये इस फेयर के साथ नहीं खेलते कि हमने हारना या जीतना, ये दूसरी ओपोनेंट के ऊपर पूरा अटैक करते हैं। ऑब्वियसली जब इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप खेलते हो तो आपके नाम जहाँ विक्ट्रीज आती हैं उधर आप हारते भी हो, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल माइंड से निकाल के खेल रहे हैं। इसी वजह से वो एशिया कप में सक्सेसफुल भी रहे।
बट इन कंडीशन के ऊपर इस तरह आते साथ ही हिटिंग करना भी आसान नहीं है। बिल्कुल, बॉल के अंदर बाउंस ज़्यादा है। मैं इरफान साहब यही अगला क्वेश्चन आपकी तरफ थ्रो करने लगा था कि जिस तरह आज का मैच सिडनी में खेला जा रहा है गालिबन, तो सिडनी की जो विकेट्स हैं वो तो स्पोर्टिव है रिगार्डिंग पेसर बॉलिंग की अगर बात करें तो स्विंग भी किसी हद तक मिल जाता है, और अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में भी अच्छे खासे स्कोर बनते हमें नजर आए इन विकेट्स पे। तो क्या समझते हैं कि ये जो सिडनी की ओवरऑल सिचुएशन है तो ये भी न्यूजीलैंड की ही फेवर में जाती है, क्योंकि उनके लिए ये सिचुएशन जो है वो सूटेबल है? फैजान, उसमें मैं जैसे आपने सारे मैचेस देखे, ऑस्ट्रेलिया के इन जनरल जो पिचेस हैं वो उसमें बाउंस और पेस ज़्यादा आता है, और प्लस आपको लगता है कि शुरू में 3-4 ओवर बॉल हिलता भी है, सीम और स्विंग भी करता है, बट जैसे थोड़ा पुराना हो जाता है तो फिर सीम और स्विंग खत्म हो जाता है, बट बाउंस सॉरी उसी तरह कैरी करता है। अब सिडनी एक पूरे ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी पिचेज है उसमें से डिफरेंट पिच इसलिए है कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा बॉल के अंदर ग्रिप भी मिलता है, बॉल स्पिन और ग्रिप करने के साथ स्पिन भी करता है, स्पिनर के लिए भी इफेक्टिव है। होता क्या था कि तमाम अगर दूसरे कंट्रीज़ के अगर आप मैचेस देखें तो सारी टीमों का यही होता था कि वो ज़्यादा रिलाई करते थे अपने स्पिनर के ऊपर और स्पिनर के साथ वो अटैक करते थे और जाके फिर मिडल ओवर के अंदर विकेट्स लेते थे। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखा है कि स्पिनर को खातर खा कोई ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल नहीं रह रही पिचेस, उसकी वजह से इनके अगेंस्ट अटैक हो रहा है। चाहे आप पाकिस्तान के देख लें, इंडिया के स्पिनर को देख लें, अफगानिस्तान के स्पिनर को देख लें जो दुनिया के बेस्ट स्पिनर माने जाते हैं, या इवन श्रीलंका का लास्ट मैच अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी देख लें, बिल्कुल जिस तरह मिचेल मार्श ने और फिर मैक्सवेल ने और फिर आके जो लाठी चार्ज किया स्टोइनिस ने कि वो स्पिनर के अगेंस्ट ही किया और सबसे जो बेस्ट स्पिनर था उसके अगेंस्ट किया उन्होंने, हसरंगा के अगेंस्ट, तो मैच सिंगल हैंडली वो अवे के ले गए। हसरंगा जो है वो इस टाइम सेकंड पोजीशन पर हैं ज्यादा विकेट्स लेने की फहरिस्त पे जी, वो रैंकिंग के अंदर भी हमेशा रहते हैं और बड़ा जबरदस्त बॉलर और बड़ा अच्छा ऑलराउंडर प्ले करते हैं वो। अगर बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं तो वो बैटिंग में भी कोई कसर नहीं छोड़ते, अपनी कैपेसिटी में वो अपनी इनपुट पूरी देते हैं। जी, अच्छा इरफान साहब, मैं बस उसी को कंप्लीट करना चाह रहा था कि उसमें ये वाहिद विकेट है सिडनी की जिसमें आपको बॉल जहाँ पेस बॉलर को मदद मिलेगी साथ स्पिनर को भी मिलेगी, ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा ग्रिप है इस विकेट के अंदर, तो ये श्रीलंका के पास थोड़ा सा एज हासिल है। अच्छा, फैजान इसमें जी स्पिनर के लिए, अब फैजान जनरली दुनिया में अगर आप स्टैट्स देखें तो 90% जितना छोटा फॉर्मेट होता है, जैसे हम T20 वर्ल्ड कप हो रहा है या T20 की बात करें तो चेस करने वाली साइड इसको प्रेफरेंस करती है, बिल्कुल कि चेस करेंगे तो आपको मालूम होता है कितना टारगेट है, बट ऑस्ट्रेलिया के जो स्टैट्स हैं वो इसके कॉन्ट्री ही हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो टीम पहले जीती है वो ज्यादा मैचेस जीतती है, T20 के अंदर भी वो 60-70% वो उसका जो नाम है अपने रहता है, बट इस वर्ल्ड कप के अंदर 2-3 रीजन के साथ वो चेस की तरफ तमाम टीम जा रही है। बिल्कुल, एक नंबर 1 रीजन सबसे बड़ी चेस की करने की ये है कि वेदर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, किसी टाइम बारिश हो सकती है, तो वो बारिश के अंदर उनकी कोशिश होती है अगर बारिश हो जाए। अब लेकिन आपके ख्याल में टॉस इस हद तक मैटर करता है कि अगर कोई भी टीम टॉस जीती है तो वो चेस की तरफ अपनी एक सिनेरियो में अगर तो बिल्कुल वेदर क्लियर है, फोरकास्ट नहीं है बारिश की, तो फिर तो टीम्स प्रेफर आज इम्कानात वैसे यही जाहिर किए जा रहे हैं कि आज का मैच जो है वो पूरा जरूर होगा जिस तरह का अगर तो देखिए सनशाइन है, सब कुछ है, तो फिर तो टीम इधर टॉस जीत के पहले खेलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे है, बट अगर विंडी है, आपको लगता है क्लाउडी है, क्वालिफाइंग राउंड में देखा कि जो भी टीम टॉस जीती है वो पहले बैटिंग करने को ही तरजीह दे रही थी और उसका फायदा भी हुआ है कई मैचेस में, लेकिन अब जिस तरह सुपर 12 मरहले का आगाज हुआ है तो उसमें जो है सिचुएशन चेंज नजर आई क्योंकि वो मौसम का भी इफेक्ट हुआ है। तो क्या देखते हैं कि आने वाले मैचेस भी बहुत बड़े हैं, कल भी बहुत बड़े मैचेस होने जा रहे हैं, हमारा अपना पाकिस्तान का भी मैच है नीदरलैंड के साथ, तो ये मौसम जो है वो उसकी आंख मचोली भी जा रही है, तो किस हद तक आने वाले मैचेस में सिचुएशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि 2 मैचेस खेले गए इसका इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, और जबकि दूसरा मैच आयरलैंड और अफगानिस्तान का खेला गया, लेकिन बारिश के बायस दोनों मैचेस को जो है वो कंटिन्यू नहीं किया गया और दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट्स दिए गए, जिसकी वजह से अब देखें इंग्लैंड भी मुश्किल का शिकार है और ऑस्ट्रेलिया भी। अगर इंग्लैंड को अपने अगले दोनों मैचेस जीतने हैं तो वो दोनों बड़ी टीम्स हैं, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ मैचेस पेंडिंग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैचेस छोटी टीम्स के साथ हैं कंपैरेटिवली, कि उन्होंने एक मैच खेलना है उसके साथ नीदरलैंड के साथ
और एक गालिबन आयरलैंड के साथ, लेकिन उनका रन रेट बहुत नीचे है इरफान साहब, कि उनको अपना रन रेट भी इंप्रूव करना है, ये मैचेस भी जीतने हैं और रन रेट भी जो है वो इंप्रूव करना है। तो क्या समझते हैं कि ये सब कुछ हुआ तो मौसम की वजह से? अगर कल के मैच का कोई डिसीजन आता तो डेफिनेटली सिचुएशन चेंज होती, जो पॉइंट स्कोरिंग टेबल है हमारा उस पर सिचुएशन चेंज होती, तो इनको अगले मैचेस में आसानी होती। लेकिन ये आने वाले मैचेस में मौसम किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? देखिए मैच तो हुए ही नहीं ना, मैचेस तो कई कल भी जिस तरह हुआ हो ही नहीं पाए, वो तो आपका एक एक पॉइंट दे दिया गया, चारों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। मैं जैसा लास्ट बात कर रहा था कंडीशन के लिहाज से चेस करना इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि अगर आपकी विंडी है, वेदर अब क्लाउडी है तो बॉल ज़्यादा सीम और स्विंग करता है, जैसे हमने इंग्लैंड में भी देखा है या न्यूजीलैंड में भी देखा है। तो इधर भी ऐसा ही हो रहा है कि आपकी बॉल ज़्यादा हिलता है, तो उसमें वो उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं पावर प्ले के अंदर कि हम ओपोनेंट के 3-4 खिलाड़ी आउट करके उनके ऊपर प्रेशर डालें। फिर इसी तरह अगर बारिश हो जाती है, लेट्स सपोज फोरकास्ट के अंदर है कि बारिश हो जाएगी, तो फिर टीमों का ये प्लान होता है कि हमें आइडिया होता है कितने ओवर्स का मैच हो गया है, कितने रन हमने करने हैं, क्योंकि ओवर को कर्टेल करके कम कर दिया जाता है। तो ये सारी रीजन की वजह से टीम जो है वो चेस को प्रेफरेंस दे रही है। जहाँ तक दूसरा आपका क्वेश्चन है वेदर के लिहाज से या बारिश के लिहाज से, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम जब पूरा साल या 2 साल के बाद इस तरह का मेगा इवेंट होता है वर्ल्ड कप का, तो जब वो इवेंट कंप्लीट नहीं हो पाता या उसके मैचेस नहीं हो पाते तो सारे स्टेक होल्डर इसमें डेंट होते हैं। आईसीसी भी होता है, जो जिस कंट्री में मैच हो रहे हैं वो उसको डेंट पड़ेगा, जारी बात है फाइनेंशियल उन पर भी इम्पैक्ट आता है। और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, चाहे वो स्टेडियम की हद तक है या पूरी दुनिया में है, जो एक अच्छी क्रिकेट देखना चाह रहे हैं। और चौथे स्टेक होल्डर जो खुद प्लेयर है, वो भी इस बड़े स्टेज का वेट करते हैं सारा साल या 2 साल के हमने वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म करना, अपना नाम बड़ा करना है। जब वो भी डगआउट में बैठ के बारिश होता हुआ देखते हैं, मैच नहीं हो पाता, तो ये बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग होता है। तो मेरा ख्याल है इस पर आईसीसी को बड़ा थोड़ी बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जब भी हमने कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट करना है तो हमें जरा प्लान करके वेदर को फोरकास्ट करके देखते हुए उसको फोर्सी पहले करें, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें ताकि मैचेस कम से कम हैम्पर हो। और दूसरा ये कि अब जो कंडीशन आपने तीसरी क्वेश्चन पूछा कि बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है टीम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिहाज से। अब ऑस्ट्रेलिया भी इसकी वजह से फंसा हुआ है, इंग्लैंड भी फंसा हुआ है। इंग्लैंड को तो 2 पॉइंट भी चले गए आयरलैंड के अगेंस्ट। बारिश वो इसमें शायद पूरा मैच होता तो वो जीत जाते। ठीक है, तो इसी तरह हर टीम को डेंट कहीं ना कहीं आगे जो मैचेस हैं वो टफ टीम्स हैं, न्यूजीलैंड और श्रीलंका दोनों ही इंग्लैंड को टफ टाइम दे सकती हैं। अच्छा, लेकिन मतलब साहब साइकोलॉजिकल फैक्टर आपको पता है कि बहुत मैटर करता है, और आज की जो दोनों टीम्स हैं हमने इनको हमेशा से साइकोलॉजिकल जो है वो स्ट्रांग ही पाया है। अगर श्रीलंका की बात करें तो जितने भी बड़े इवेंट्स हम पिछले उठा के देख लें, श्रीलंका हमेशा से कमबैक करके इवेंट के जो है वो बड़े मैचेस खेलती है। ठीक है, पहले इवेंट के शुरू में उसकी पोजीशन इस तरह से अच्छी नहीं होती, लेकिन वो कमबैक करते हैं और सेमीफाइनल और फाइनल तक आते हैं। लेकिन जबकि न्यूजीलैंड की बात करें तो आपको शायद याद भी होगा आईसीसी वर्ल्ड कप का ही फाइनल था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, तो लास्ट में क्या सिचुएशन बनी थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली भी विलियमसन जो है वो उन्होंने प्रेशर फील नहीं किया। तो इस सवाल का मैं आपसे जवाब लूँगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अबू बकर बिलाल जो इस वक्त पर्थ स्टेडियम में मौजूद हैं। अबू बकर बिलाल, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है आज। सबसे पहले तो ये बताएं कि मौसम की क्या सूरत हाल है, और दूसरी जानिब जो तमाशाई है उनकी जानिब से किस टीम को फेवरेट करार दिया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मौसम की बात है तो पर्थ में आज सुबह से हल्की रही है, कोई तेज बारिश नहीं है, बिल्कुल ड्रिजलिंग है, जिसके ड्रिजलिंग के दौरान ही पाकिस्तान टीम ने आज यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे पर मुश्किल अपना प्रैक्टिस सेशन भी किया है। मौसम खुशगवार जरूर है, तेज हवाएं चल रही है, लेकिन मैच मुतासिर होने का खदशा मौजूद नहीं है। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है ऑस्ट्रेलिया का, और पर्थ का भी यही कहा जाता है। लेकिन अभी तक वेदर फोरकास्ट और रडार के ऊपर कल का मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा जाहिर नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ जो आपने बात की कि कौन सी टीम फेवरेट है, तो अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी मुश्किल में हैं, पाकिस्तान भी मुश्किल में दिखाई दे रहा है, और भी जो टीमें हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया अभी तक अपने दोनों मैच जीता है, उन्होंने अभी तक अच्छी क्रिकेट खेली। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। तो ये तो दोनों पूल्स की टॉपर टीमें हैं, लेकिन अभी डिसाइड होना बाकी है। अभी मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट के अंदर जो टीमों को काफ़ी मुश्किलात भी होने पर
अच्छा, लेकिन अबू पाकिस्तान बकर, का चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं और तमाम तर मैचेस को आप वहां पर लाइव जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि आज का मैच तो सिडनी में होने जा रहा है, तो सिडनी की सिचुएशन जो है वो ओवरऑल तो स्पोर्टिव ही है। अगर बॉलिंग की बात करें तो पेसर को भी उसमें मार्जिन मिलता है, बॉल स्विंग भी होता है, और अगर बैटिंग की बात करें तो अच्छे स्कोर भी एक्सपेक्टेड है। तो किस तरह से देखते हैं कि सिडनी की विकेट पर प्रोजेक्टेड स्कोर क्या होना चाहिए? देखिए, सिडनी की विकेट जो है ना वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करती है, और वो ऐसे एक ऑस्ट्रेलिया का जहां पर फास्ट बॉलर को भी मदद मिलती है और उसके साथ साथ मिडिल ओवर्स के अंदर स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। बिल्कुल सही। तो सब कंडीशंस को देखते हुए जो अब तक टीमें सिडनी के अंदर स्कोर कर रही हैं वो 170 प्लस स्कोर करना पड़ता है। इवन न्यूजीलैंड ने जो अपना ओपनिंग मैच खेला था उसके अंदर 200 प्लस स्कोर किया था और ऑस्ट्रेलिया को 1 साइड वो शिकस्त दी थी। टॉस बड़ा वाइटल हो रहा है जी। टॉस जीत के इधर प्रेफर कर रही हैं कि पहले बैटिंग की जाए और अगली टीम को अंडर प्रेशर किया जाए, क्योंकि बॉल के अंदर है और जिस तरह होता है कि पाकिस्तान के अंदर लास्ट ओवर्स के अंदर फास्ट बॉलर को हेल्प नहीं मिलती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर फास्ट बॉलर्स को आखिरी ओवर्स में भी हेल्प मिलती है। बिल्कुल सही। अच्छा बकर, ये बताइए कि पाकिस्तान की ट्रेनिंग सेशन भी आप देख रहे हो। हमने बड़ी बात की कि फ़खर को खेलना चाहिए था, लास्ट मैच नहीं खिलाया गया, और हैदर अली या आसिफ अली किसी को बिठाना चाहिए था, बट आसिफ अली की जगह तो हैदर अली को खिलाया गया। बट अनफॉर्चुनेटली हैदर अली को जिस नंबर पे भेजा गया वो आसिफ का नंबर था। तो ये बताइए कि अभी प्रैक्टिस सेशन में या टीम मैनेजमेंट से अगर आपको गुजराए बता रहे हैं, कल के मैच में किसको चांस दिया जा रहा है बैटिंग की, क्योंकि बॉलिंग तो हमारी समहाउ ठीक होगी। और दूसरा मुझे शाहीन शाह अफरीदी का भी बताइए, जिस तरह हमने दोनों मैचेस में देखा कि वो ज़रा प्रॉपर फिट नज़र नहीं आ रहे, वो जो स्पार्क और एनर्जी होती है उनके रनअप के अंदर वो भी नज़र नहीं आ रही, उनका पेस भी 5-7 नॉच नीचे आया हुआ है। तो ये ज़रा दो चेंजिंग के फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बताइए वो प्लीज़। देखिए, शाहीन का जब टीम मैनेजमेंट से सवाल करते हैं हम, तो उनका यही जवाब होता है कि शाहीन इंजरी से वापस आए हैं और जितना खेलेंगे साथ साथ वो अपने क्रिकेट इम्प्रूव करेंगे। यकीनी तौर पर उनके रनअप में भी हमें वो पैशन नजर नहीं आ रहा, जो उनकी जंप होती थी वो भी नजर नहीं आ रही, और ये एक साइकोलॉजिकली होता है फास्ट बॉलर के साथ जब वो इंजरी से वापस आता है। ये नी इंजरी जो होती है इसमें तो खास कर देखिए, अभी अगर वो इंजरी उनकी मुकम्मल तौर पर हील भी हो गई है, उसके बावजूद भी उनको प्रैक्टिस तो चाहिए, मैच प्रैक्टिस चाहिए, ताकि वो साइकोलॉजिकली उतने तैयार हो मैच खेलने के लिए। अभी वो हमें पूरा जोर लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह आपने कहा कि पेस भी नीचे आई हुई, तो एक रीजन ये है कि वो इंजरी से वापस आए हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट जो फैसले कर रही है वो अनबिलीवेबल हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही। गुज़िश्ता मैच जब आखिरी बॉल बची तो नसीम और शाहीन शाह अफरीदी को भेजने का फैसला किया गया, हालांकि पता था कि वो तेज रन नहीं ले पाएंगे। उनकी जगह शायद हारिस रऊफ होते, वो इन कंडीशंस को जानते भी हैं, लंबी हिट भी लगा लेते हैं, शायद भाग के 2 रन बना लेते। लेकिन शाहीन ने जो रनिंग बिटवीन द विकेट है उसके अंदर भी जो है उस तरह हमें वो जो एक स्पीड होती है वो हमें दिखाई नहीं दी। दूसरा, आपने सवाल किया कि मैच में तब्दीलियां, देखिए तब्दीलियां हम पिछले 3-4 सेशंस में देख रहे हैं कि फ़खर जमान को लंबी लंबी बारियां खिलाई जा रही हैं, और आज के सेशन में भी फ़खर जमान को बहुत तवील नेट करवाया गया, और खासकर जो मैथ्यू हेडन है वो भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि टीम में क्या तब्दीली करनी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है और कप्तान वो ये यकीनी तौर पर सोच रहे हैं कि अगर फ़खर जमान फिट होते हैं तो फिर शायद हैदर अली और आसिफ अली तो पहले ड्रॉप है, हैदर अली को ड्रॉप करके फ़खर जमान को नीचे बिलो द ऑर्डर। सही। अबू बकर बिलाल, जिस तरह से आप तब्दीलियों की ही बात कर रहे हैं, तो आज के मैच में क्या तब्दीली कोई एक्सपेक्टेड है? लाइक के खबरें ये आ रही हैं कि जो डैरल मिचेल हैं वो रिकवर हो चुके हैं इंजरी से, और इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि आज के मैच में ज्वाइन करेंगे। जिस तरह से आपने बात की कि विकेट जो है वो स्पिनर के लिए भी मिड ओवर्स में आके साजगार साबित होती है, कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाती है, तो कि अगर ये डैरल मिचेल वापस आते हैं तो इसकी जगह रिप्लेस किसको किया जाएगा? देखिए, अभी मैं तो फर्स्ट पे मौजूद हूँ, मुझे इतना न्यूजीलैंड की टीम मैनेजमेंट ने क्या फैसला किया इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम परफॉर्म कर रही है इस पोजीशन के अंदर, मेरा शायद अभी डैरल मिचेल को मजीद वो रोक लें अपना हथियार के तौर पर, और अभी अपने विनिंग कम्बिनेशन को ही आजमाएं। लेकिन टीम मैनेजमेंट का फैसला है, मैं अभी इस बारे में कुछ कमेंट कर नहीं सकता। सही।
सही। अबू बकर बिलाल, आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, कल भी बहुत अहम मैच खेला जा रहा है। यकीनन पाकिस्तान और नीदरलैंड का ये मैच होगा और पाकिस्तान के लिए बड़ी टफ इस टाइम सिचुएशन है और जो खतरात जो सर पर मंडला रहे हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो तीनों मैच जीतने हैं और उसके अलावा बाकी टीम्स में क्या क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए या उनकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, इसका दारोमदार भी हमारे ही फैसले पर होगा कि हमारी किस्मत का फैसला भी उनकी परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान 1992 का जब वर्ल्ड कप जीता तो तब भी यही मराहल तय किए। जब 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती तब भी पाकिस्तान की टीम इन मराहल से गुजरती हुई जो है वो मेगा मैचेस तक पहुंची। तो इरफान साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन तो बहुत टफ नज़र आ रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी है कि हम किसी तरीके जो है वो सुपर 4 में जगह बना सकेंगे? बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है ये कि पाकिस्तान जा पाएगा कि नहीं। इस पर बड़े मीम्स भी कल परसों से आ रहे हैं जो कि बड़े फ़नी हैं, जो सारे शायद बताए भी नहीं जा सकते। देखिए, हमारी हिस्ट्री रही है, ट्रेडिशन ऐसी रही है कि हम जब कोई इवेंट बड़ा खेलने जाते हैं बहुत कम होता है कि हम इजीली थ्रू करते हैं। हमेशा यही होता है कि कोई मैच हारेगी, कोई इसको ये होगा, वो बारिश हो जाएगी, कुछ इस तरह होगा। और स्पेशली हमें बारिश भी बड़ा एज देती रही है। हाँ, हमारी हिस्ट्री में रहा है कि बारिश ने हमें बड़ा, जैसे आपने 92 का रेफरेंस दिया तो 92 में भी हमें जो एक पॉइंट था तो इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच हम 75 पे आउट हो गए थे। उसमें बारिश आ गई तो हमें वो एक पॉइंट मिल गया, वो एक पॉइंट ही हमें थ्रू कर गया। एग्जैक्टली। अभी जो सर्कमस्टांसिस है, जो सिनेरियो बन चुका है, उसमें बिल्कुल एक विंडो ओपन है, अल्लाह ताला ने रखी है हमारे लिए खोल के। जिस तरह आपने कहा कि तीनों मैच जीतना, पहले तो नंबर 1 वो ज़रूरी है, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर है कि भारत कल का मैच सबसे वाइटल है कि वो हराए साउथ अफ्रीका को, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका को हराते हैं तो फिर जिम्बाब्वे को भी हराए। हाँ, वो तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन कल साउथ अफ्रीका एक जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड है तो उसको जरूर हराए मैच है वो जी। उसके बाद फिर हम उनको हराएं, फिर जिम्बाब्वे को भारत भी हराए और बांग्लादेश या नीदरलैंड में से भी कोई हराए। एग्जैक्टली। तो वो इस तरह की खिचड़ी हमने पका ली अपनी टीम के लिए या पॉइंट्स टेबल के लिए, बट स्टिल देयर इज अ होप। और हमें एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी या पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, वी स्टिल विश एंड प्रे कि अल्लाह ताला को ऐसा सिस्टम बना दे कि हम शायद सुपर 4 तक आ जाए, सेमीफाइनल की दौड़ में आ जाए। यकीनन अगर ऐसा कुछ होता है तो वो किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। हम मौजज़ों के आदी हैं, हमने शुरू से बड़े मौजज़े देखे हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है कोई एक दफ़ा हमारी ज़ात के लिए एक और मौजज़ा। साहब, क्या समझते हैं कि मैं लिटरली पिछले मैच से बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ और मैं पहले आपकी इस राय के बारे में कंफ्यूज होता था जो आप बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बातचीत करते थे, लेकिन जब मैंने ये वर्ल्ड कप में चीज़ें इन डिटेल ऑब्जर्व की या पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ हुई, उससे पहले एशिया कप भी हुआ, जब उसको मैंने इन डिटेल ऑब्जर्व किया तो मुझे किसी हद तक आपकी जो ये तमाम बातें हैं ये सही लगने लगी हैं। तो क्या समझते हैं कि कल जितना प्रेशर है, जो सूरत हाल है पाकिस्तान की और लास्ट मैच में जो कारकर्दगी है उसका भी प्रेशर है, तो बीइंग अ कैप्टन क्या स्ट्रेटेजी कल सामने लानी चाहिए और किस तरह से अपनी मैच्योरिटी शो करनी चाहिए मैच में? देखिए फिजान, ये नहीं होता कि आप जीते तब भी आपकी जो मिस्टेक्स हैं या लूप होल्स है वो नज़र ना आए। बाबर जब पाकिस्तान जीत रहा था तब भी मैं कहता था कि वो कैप्टन कमोडिटी नहीं है। बाबर के अंदर उसको ग्रेजुअली एक लर्निंग कैप्टन था वो, या लर्निंग कैप्टन है, वो वक्त के साथ सीख रहा है, बट उसके अंदर जो डिसीजन लेने होते हैं वो नहीं ले पाता। आप लकीली जब जीत जाते हो तो वो सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तब भी नज़र आता था कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, इसको ऐसे इम्प्रूव किया जाना था, क्योंकि आप गलतियाँ करते हैं तो उसे सीखना भी है। जब आप जीत के भी नहीं सीखते, हार के भी नहीं सीखते, तो फिर आप एक बड़ा प्लेयर या बड़ा कैप्टन नहीं बन पाते। तो ये तो मैं शुरू से कह रहा था कि बाबर नहीं की, जिसकी प्राइम एग्जाम्पल ये है कि बाबर और रिजवान को ओपन नहीं करनी चाहिए। आपके पास सबसे बड़ी T20 का बेस्ट बैट्समैन जो है वो फ़खर और शर्जील है। डोमेस्टिक में देख लें या पूरी दुनिया के अंदर देख लें, आप मुझे बताएं अगर ये दोनों ओपन कर रहे हो किसी भी विकेट के ऊपर, किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट, तो इनसे बेहतर कोई ओपोनेंट हो सकता है? कोई जो ओपनिंग प्लेयर है नहीं हो सकता, और इतना एग्रेसिव प्लेयर भी पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। तो ये आप, अगर मैं आपको श्योरिटी से कहता हूँ कि अगर ये दोनों ओपनर अगर आपकी ओपनिंग करें तो मैं आपको किसी पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि पाकिस्तान 95% मैचेस जीतेगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे लिथल बैट्समैन है कि इन दोनों में से अगर एक भी क्लिक कर गया, होता है कि समटाइम दोनों नहीं खेलेंगे, बट एक भी क्लिक कर गया तो पाकिस्तान सिंगल हैंडली अवे ले जाएगा, चाहे जो भी अपोजिशन हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो। सब देखें, हम मैं इसी में कंक्लूड कर दूं, सिर्फ मिस्टेक क्या कर रहे हैं। तीसरा, बाबर को खुद नंबर 3 पे आना चाहिए
वो जब आके खुद ओपन करते हैं विंडो तो अपने आप को देते हैं, पूरी स्पेस देते हैं। पहले स्लो खेला, रिजवान भी इसी मेथड के साथ खेला। अब रिजवान की बात करें, आईसीसी के रैंकिंग का ना सिनेरियो बड़ा गलत है। वो रैंकिंग किस तरह देते हैं जिसका स्कोर ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, स्कोर ज्यादा करना इट्स नॉट अ बिग डील। आप किसी भी प्लेयर को कितनी यूज कर रहे हैं। अभी आप देखें 2 मैचेस की बात कर लेते हैं। पहले मैच में 11 डॉट बॉल खेली उसने 16, सेकंड में उसने 11 डॉट बॉल खेली रिजवान ने। तो जब आप कोई भी इतना बड़ा इवेंट खेल रहे हैं और कंटिन्यूसली इतनी ज्यादा डॉट बॉल खेले, एशिया कप का फाइनल आपको याद है, बिल्कुल 7वें ओवर में रिजवान जाके आउट हुआ है और पाकिस्तान को 16 का रन रेट चाहिए था उस टाइम पे। तो ये बड़े ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। एवरेज के ऊपर आप नंबर 1 को ना देखें, आपकी परफॉर्मेंस से टीम जीत रही है या नहीं जीत रही। बिल्कुल सही इरफान साहब, मैं इस बात पे बिल्कुल आपके साथ एग्री करूंगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क्स आपने गिनवाए हैं ना, ये क्वेश्चन मार्क्स हमें जो बड़ी टीम्स हैं उनमें भी ये मिसालें नजर आ रही हैं। आप ऑस्ट्रेलिया का देखें, स्मिथ जो एक उनके किसी टाइम पे सबसे मैच्योर बैट्समैन समझा जाता था, उसको बाहर बिठा दिया जाता है। आज के मैच में जो रूट की नाम ले लें, जो रूट इंग्लैंड का सबसे बेस्ट बैट्समैन है, गप्टिल देखें, इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट देता रहा, इतनी अच्छी इनिंग्स हैं, उसकी पावर हिटिंग्स हैं, लेकिन चूंकि वो काफी टाइम से फॉर्म में नहीं है तो उसको बाहर बिठाया हुआ है। हालांकि गप्टिल ओपनर भी हो सकता है, गप्टिल मिडिल ऑर्डर पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हमें इस टाइम अप्रोच जो है वो अग्रेसिव अपनाने का टाइम है और बड़ी टीम्स पे इस पे ही टोटल वर्क कर रही हैं। उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि सेंचुरी मेकर कौन है और कौन ज्यादा रन्स बना रहे हैं। उनको सरोकार ये है कि जो रन्स बनाए जा रहे हैं वो किस स्ट्राइक रेट के साथ बनाए जा रहे हैं, आया वो टीम के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो डेफिनेटली इस अप्रोच को तो अपनाना होगा। तो हमारे साथ अबू बकर बिलाल मौजूद हैं, उनसे दोबारा बात करते हैं। अबू बकर बिलाल, आप वहीं पर मौजूद हैं, कल के मैच के लिए तैयारियां भी यकीनन बड़े जोशो खरोश से जारी होंगी, तो क्या देखते हैं स्पेशली जो हमारा पेसर्स का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है और कल किस कॉम्बिनेशन के साथ हम आएंगे, क्या कोई चेंजिंग मुतवक्के है इस हवाले से? और देखिए, तमाम बॉलर्स ने यहाँ पे प्रैक्टिस की है, वो चाहे शाहिन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो, हारिस रऊफ या हमारे पास वसीम जूनियर, तमाम ही आज हमें आते हुए दिखाई दिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे अब से कुछ देर पहले हारिस रऊफ आज भी पूरी उम्मीद हमें दिखाई दिया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान टीम कम बैक करने की सलाहियत रखती है और सेमीफाइनल में भी जा सकती है और उसके लिए क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी। यकीनी तौर पर चेंजिंग्स की जहाँ तक बात है तो शायद हमें लगता है कि हैदर अली की जगह अगर फ़खर जमान फिट हो गए, क्योंकि आज शाम तक फैसला होना है फ़खर जमान कल का मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर फ़खर जमान मुकम्मल तौर पर फिट हो जाते हैं, मेडिकल को ग्रीन सिग्नल दे देता है, तो फिर हमें कल की जगह डाउन दी ऑर्डर जो है हमें फ़खर जमान दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कल पर्थ का जो ये स्टेडियम मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इधर पाकिस्तान की मैं समझता हूँ किस्मत फैसला होना है, क्योंकि कल यहाँ पर डबल हेडर है। इंडिया भिड़ेगी साउथ अफ्रीका के साथ और पाकिस्तान का मुकाबला होगा नीदरलैंड के साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जिस तरह टीम की 2 मैचों में परफॉर्मेंस रही, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो बाबर के ऊपर है। हमने आउट होने के बाद शादाब का देखा, शादाब ने ही मेरा ख्याल है वो विकेट शादाब की थी टर्निंग पॉइंट। जिस तरह उसने पहले रजा को छक्का लगाया और अगली बॉल पे आउट हो गया, तो मेरा ख्याल है दैट वाज टर्निंग पॉइंट। और हमने एक वीडियो भी देखी कि वो जिस तरह रो रहे थे और फिर उनको लेके जाया गया। तो ये बताइए कि बाबर की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि मुझे लगता है कि बाबर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा और बाबर अगर लेट्स सपोज इसी तरह बुरी परफॉर्मेंस रहती है तो उनकी कैप्टनसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात तो ऑलरेडी सब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी कैप्टनसी खतरे में भी है। तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके साथ टीम के साथ उनका जेलिन होना वो कैसा है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो डाउन है, यकीनी तौर पर है। पाकिस्तान की पूरी टीम की हमें बॉडी लैंग्वेज डाउन दिखाई दी है, खासकर जिम्बाब्वे की शिकस्त के बाद। बाबर आजम के ऊपर प्रेशर है और ये वर्ल्ड कप के बाद तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी हो सकती हैं, टीम मैनेजमेंट में भी हो सकती हैं और जो प्लेयर्स हैं खासकर कप्तानी के हवाले से भी T20 के अंदर तब्दीलियां हो सकती हैं। अभी डिपेंड करता है कि चेयरमैन का कितना कॉन्फिडेंस है बाबर के ऊपर, या वो बाबर को मजीद इम्प्रूवमेंट का टाइम देते हैं या उनको फौरी तौर पर तब्दील किया जाता है। ये फैसला मैं समझता हूँ कि चेयरमैन पीसीबी वो करेंगे, लेकिन चेयरमैन पीसीबी के हवाले से भी खबर यही है कि उनकी अपनी पोजीशन बड़ी ख़राब है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आउट होता है तो चेयरमैन पीसीबी के ऊपर भी सवालात उठेंगे और पैटर्न जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो पहले भी रमीज़ राजा की परफॉर्मेंस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। बिल्कुल सही। तो टाइम तो उनको वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप में जिस तरह की टीम परफॉर्मेंस आ रही है अब तक, देखिए मौजूदा तो कुछ भी होता है, जैसे आपने अपने खबरों में बात की, और पाकिस्तान टीम मौजूद के ऊपर चलती है, हमेशा ही डिपेंडेंट होती है।
तो 92 का वर्ल्ड कप में भी इफ एंड बट से बहुत सारे थे, लेकिन पाकिस्तान टीम थ्रू कर गई। अबू बकर बिलाल, जिस तरह आपने मोइज़ात की बात की है ना कि मिराकल्स तो डेफिनेटली हमारी क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं पाकिस्तान की, और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी पैरेलल बड़ी होती है कि वो होती है अवाम की दुआएं। ठीक है, अब नज़र तो सिचुएशन बड़ी टफ आ रही है, लेकिन फिर भी हमारे पास आसरा है, मोइज़ात का भी है, और डेफिनेटली गुड लक फैक्टर भी हो सकता है अगर मौसम हमारा साथ दे जाता है हमारे हक में। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी जो वहाँ पर तमाशाई मौजूद हैं वो अभी किस हद तक पुरजोश हैं कि पाकिस्तान दोबारा कम बैक करेगा और हमारी किसी ना किसी तरीके से स्पेस बनेगी? देखिए, फैंस तो दुनिया के किसी भी कोने में हो वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जितना मुझे डिसअपॉइंटेड दिखाई दिए लास्ट मैच जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद, शायद मैंने नहीं देखा। मैं मेलबर्न में मौजूद था, 90,000 की कैपेसिटी का ग्राउंड था, पाकिस्तान 1 रन से इंडिया से हारा, लेकिन इंडियन फैंस हो या पाकिस्तानी फैंस हो, दोनों ने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को बहुत सराहा था। लेकिन उसके बाद जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने अगेंस्ट जिम्बाब्वे दिखाई है, जिसके अंदर कोई इंटेंट नहीं दिखाई दिया, बैटिंग के अंदर कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं हमें दिखाई दी, हमें पावर प्ले का अभी तक सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। और हर मैच में हमारी कोशिश होती है, चाहे टोटल 130 हो या टोटल 200 हो, हमारी कोशिश होती है कि आखिरी ओवर में जाके फिनिश करें। दुनिया T20 के अंदर आखिरी ओवर का रिस्क नहीं लेती, और आखिरी जो 3-4 कोशिश ये होती है कि उनमें 1 ओवर पहले ही जाए। तो यहाँ पर हमें बहुत गेम अवेयरनेस की भी कमी दिखाई दे रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि जो हमारे हेड कोच हैं सकलैन मुश्ताक, वो क्या टीम को किस किस्म का गाइड कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालात यकीनी तौर पर उठते हैं। मेरे ख्याल से वो अगर स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट रहते तो ज़्यादा बेहतर था, गो के अगर वो जिस तरह वो हेड कोच है। तो ये प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, टीम मैनेजमेंट की आ रही है भी। मैथ्यू हेडन अभी टीम को है, और उनका काम तो सिर्फ यही है कि टीम का मोराल बुलंद रखें और कोशिश यही करें कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अभी तक हमें परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रही। इसमें ना मैं एक पॉइंट ऐड करता चलूँ, मैंने इसमें बड़ी दफ़ा लास्ट 1 साल से शोज़ किए और मैंने बात की, किसी तरह अपना पाकिस्तानी पीसीबी अगर गैरी क्रिस्टन या एंडी फ्लावर में से किसी एक को रिक्वेस्ट करके ले आती है ना पाकिस्तान में, बहुत अच्छा, तो यकीन करें आपको 1.5 साल लगेगा, आपकी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम के अंदर आ जाएगी। पीसीबी ने दावे तो बहुत बड़े किए कि हमने टॉप 3 की टीम में लेके आना है, हमने रैंकिंग में ये करके आना है। उस सिवाय 2-4 इंडिविजुअल प्लेयर के लिए तो हम रैंकिंग में आ गए कि उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, आपने ओपन करनी है, आपने ये करना है, वो तो मिल गया। बट अनफॉर्चुनेटली टीम का जो सिनेरियो था, टीम का जो स्टैट्स था, कोई भी आप इवेंट नहीं जीत पाए। तो ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ा अबू बकर ने ठीक कहा, कोचिंग के ऊपर भी बात है, कैप्टन के ऊपर हम सारा का सारा मलबा डाल देते हैं। कोच के पास भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। अगर कोच ही आपका वो सब कुछ नहीं कर पा रहा, वो उसका फादर फिगर का रोल होता है, जहाँ उसने गेम प्लान देनी है, लड़कों को उठाना भी है, टीम को जैलिन भी रखना है, ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हेड कोच की होती हैं। बट हमें अनफॉर्चुनेटली कुछ साल डेढ़ से ऐसा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही कि कोच का कोई रोल नज़र आ रहा है। और बाबर ने ये गिला भी किया था जब मिसबाह उल हक और वकास यूनुस थे कि मेरे पास कैप्टनसी के राइट्स इतने नहीं हैं। तो बोर्ड ने पहली दफ़ा, जो कि ऑफिशियली नहीं होना चाहिए, उन्होंने अनाउंस किया कि हमने सारे राइट्स जो हैं वो बाबर को दे दिए। तो अब जब राइट्स ले लिए हैं तो फिर इसको डिलीवर भी करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें हमें और मेरे ख्याल में अगर इस तरह के मामलात पर पीसीबी इस इवेंट के बाद सबसे पहले तो सर जोड़कर बैठे और ये जो तमाम चीज़ों पर निशानदेही की जा रही है इन पर वाकई पे वर्किंग करे। हमारे बहुत सारे जो कमज़ोरियां हैं वो आए रोज़ सामने आती हैं। जिस तरह अबू बकर बिलाल बता रहे थे कि दुनिया की टीम्स जो हैं वो एग्रेसिव हो चुकी हैं, और मसला ये है कि इरफान साहब, दुनिया की टीम्स जो बाकी हैं ना, बड़ी टीम्स जो हैं, वो हमें मिसालें भी दिखाती हैं, लेकिन हम मिसालें देख के भी नहीं सीखते। खुद तो हम अपने आप को ग्रूम नहीं कर रहे, उस तरह से जिस तरह का वक्त की जरूरत है, लेकिन हम दूसरों से देख के भी नहीं सीख पाते। देखे ना पावर प्ले की, जैसे हमने डेली बात की, इंग्लैंड सीरीज के अंदर भी हम डेली बैठते थे, और आज भी वर्ल्ड कप जब से शुरू हो रहा है कि आपके ओपनर हर मैच के अंदर 20-25 रन शॉर्ट है। किसी भी ओपनर के अगेंस्ट मैच देख लें आप, सारी टीमें 60-70 बनाती हैं, आप 30-40 बनाते हैं। और जो 20-30 रन का शॉर्टेज है, जो लैक है, वो आपका बर्डन शिफ्ट होता है, आप थ्रो करते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर। मिडिल ऑर्डर खुद भी कह रहा है हम नहीं खेलना आता, आप भी प्रेशर डाल रहे हो उनके ऊपर। तो वो तो आप अगर फॉर्म में हो या नंबर 1 कहते हो, तो आपको वो बर्डन लेना चाहिए कि हम तो ज्यादा करके आपके लिए कंफर्ट करते हैं। इरफान साहब, हम मिडिल ऑर्डर पे तो रिलाई कर ही नहीं सकते परमानेंट बेसिस पे, हम तो उसको भी बाय लक ही। मेरा ख्याल है फैजान, इट्स टाइम फॉर द चेंजिंग। अब आपको फ्यूचर में करने के लिहाज से मैंने कल भी एक
ये प्रपोजल कह लें या रिक्वेस्ट कह दें पीसीबी से, आपको उन लड़कों को भी लाना पड़ेगा जो टेक्निकल साउंड है, जिसमें नंबर 1 नाम आपको अब्दुल्ला शफीक का आएगा, हारिस सुहेल का आएगा। अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, अब्दुल्ला शफीक को आपने टेस्ट की हद तक कर्टेल कर लिया, बट वो T20 भी खेलता है, लाहौर कलंदर की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए उसने सबसे ज्यादा रंग बनाए, अच्छी खासी इनिंग्स खेली है। दूसरा कामरान गुलाम ने भी 2 साल पहले 37 साल का रिकॉर्ड डोमेस्टिक में तोड़ा था। He has a very strong ability to do power hitting। और वो भी दोनों कम एज के लड़के हैं, उनको आज आप प्रिपेयर करेंगे 6 मंथ साल तक वो आपकी प्रिपेयर कमोडिटी होंगे, नॉट सिर्फ ओनली टेस्ट क्रिकेट, T20 और ODI के अंदर भी मेरा ख्याल है वो लॉन्गर रन में आपको ये 2 लड़के ऐसे हैं जो आपको एक अच्छा थ्रू दे सकते हैं। तो आपने बेसिकली आई होती है कि आपने लड़के को पिक कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसको बैक किया और फिर उसको लेके चले। मैंने यही क्वेश्चन पीसीबी के एक बड़े ओहदेदार से पूछा, मैंने कहा आप मुझे बताएं जी टीम हमारे पास यही है जो सेलेक्ट कर दी। मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया, आप बताएं आपका सबसे बेस्ट बैट्समैन पूरे सर्किट में इस जो लड़के की प्लेइंग 11 आपकी वर्ल्ड कप के लिए चलेगी ये कौन सा है? उन्होंने 2 मिनट सोचा, उन्होंने कहा जी अब्दुल्ला शफीक। मैंने कहा क्या आपके ख्याल में नहीं लगता कि अब्दुल्ला शफीक को आपकी नज़र में जो आप भी कह रहे हैं उसको टीम का पार्ट होना चाहिए? आपको तो स्टेबिलिटी चाहिए ना, कैसा बैट्समैन जो रिलायबल हो। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे कल्चर के अंदर दोस्तियां निभाई जाती हैं, बिल्कुल लाइक नेपोटिज्म चलता है, नेपोटिज्म के अंदर ये मेरा दोस्त है, ये मेरा जानने वाला है, वो भी एलिमेंट आ जाता है। ये बड़ी इमेच्योर थॉट्स है और बड़ी इमेच्योर अप्रोच है, सॉरी टू से। तो इरफान साहब मेरे ख्याल में जिस तरह से अबू बकर बिलाल कह रहे थे कि कल के मैच में फखर जमान जो है वो कम बैक कर सकते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल वो आ जाते हैं, जो कि हम भी चाहते हैं कि वो आएँ, तो क्या समझते हैं कि प्लेसमेंट कहां पर होगी? बाबर और जो रिजवान हैं ये 1 डाउन 2 डाउन पर आएंगे या एक साथ ओपन करेगा? देखें ये तो हमने इतना बोल छोड़ा कि शायद इससे ज्यादा कोई बात नहीं की कि बाबर को नंबर 3 आना चाहिए। सुनी नहीं जा रही, लेकिन सुनी नहीं जा रही। अब कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर अब रेंग रही है ना, जो उन्होंने 2 रिजल्ट अपने नाम देख लिए और जिस तरह की ट्रोलिंग उनके अगेंस्ट हो रही है, एग्जैक्टली अब भी सीख जाना चाहिए। हमने फिजान प्रैक्टिस मैच में भी कहा, इंग्लैंड के मैचेस में भी कहा कि आपके पास वर्ल्ड कप से पहले एक अल्लाह ने विंडो दे दी है। बिल्कुल ऐसे। देखिए प्रैक्टिस में इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने अपने तमाम जो कह लेंगे बी टियर के प्लेयर थे उनको चांस दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनको दे के भी हमसे हमारे घर में जीत गए। अगर मैं कहता हूँ इंग्लैंड 7 मैच हार जाता तो इंग्लैंड ने कोई टेंशन नहीं लेनी थी, और जितनी अग्रेसिव इनिंग्स उसने हमारे होम टाउन में आके खेलनी है, मेरे ख्याल में वो भी सबसे बेस्ट। आप उसको भी छोड़ दें, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? मैं यही कहता था कि इंग्लैंड प्रिपरेशन कर रहा है वर्ल्ड कप की। न्यूजीलैंड से आपने फाइनल जीत लिया ट्राई नेशन सीरीज का, बट वो अपने कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने अपनी बेस्ट 11 नहीं उतारी, उन्होंने डिफरेंट अपने सर्कमस्टांसेस के अंदर, अपने सिनेरियोज के अंदर अपने प्लेयर को भेज के देखा क्या बनता है, क्या कॉम्बिनेशन बेहतर बनता है, उसको वर्ल्ड कप के लिए ट्राई कर रहे थे। हमें ये करना चाहिए था इंग्लैंड सीरीज के अंदर या ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, टूर्नामेंट के अंदर, कि आप बाबर 3 पे आते, फखर को ओपन कराते या किसी भी इस तरह ऑल्टर करके देखते, किसी प्लेयर को ऊपर ला के भेजते, किसी को नीचे भेजते। डेफिनेटली आप जो जिन कॉम्बिनेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं उनको ट्राई करते। बिल्कुल। अगर वो आपके सक्सेसफुल रहते तो आप उसे कंटिन्यू करते, अगर नहीं होते तो ये तो ऑलरेडी आप 2 साल से कर रहे हो। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये जो इंग्लैंड की सीरीज थी या एशिया कप था, इससे पहले दावे किए गए थे, इंतजामिया की जानिब से भी किए गए थे और टीम की जानिब से भी, इवन के कप्तान साहब ने भी ये कहा था कि हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो है वो आजमाएंगे। तो वो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन नीचे ही आजमाते रहे, अपने पे कोई जो है ना वो नया तजुर्बा नहीं किया कि मेरी कोई अच्छी सेटलमेंट हो जाए। देखिए ये से लार्जर दैन लाइफ वाला प्लेयर किसे कहते हैं? जिसके पास एक तो गेम अवेयरनेस हो और वो अपनी ज़ात से बाहर निकल के आए। अनफॉर्चुनेटली जैसे रिजवान की हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा जी मैं और बाबर बिल्कुल सेल्फिश नहीं खेलते, अगर ऐसा हो तो हमें जीतना ही नहीं चाहिए। तो अब रिजल्ट आपके सामने है, आप बोल तो रहे हो, फिर आपको वो रिजल्ट वो प्रोवाइड करने चाहिए जो पाकिस्तानी स्पेक्टेटर देखना चाह रहा है। आपको स्ट्राइक रेट 8 या 9 के साथ खेलना चाहिए, फिर हम ये बात नहीं करेंगे, ठीक है? फिर आप 60-70 करेंगे तो हमें भी मजा आएगा पूरी नेशन को कि आपने रन भी किए और आप तेज भी किए। बाबर नंबर 3 पे आके बड़ेपन का मुजाहरा करेगा, ये मानेगा जब कि मैं दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन हूँ, फाइन, बट फखर मेरे से तेज खेलता है। फखर ऊपर आए, फखर ओपनर है, फखर की पोजीशन नंबर 3 की नहीं है। बाबर नंबर 3 पे खेलता रहा सारी जिंदगी, फखर नंबर 3 पे या नंबर 5 पे नहीं खेलता रहा। डेफिनेटली कैप्टन जब अपनी जात को पीछे करके टीम का सोचता है तो अल्लाह ताला उसको और बेनिफिट भी देता है। और जब अपनी जात को ऊपर रखते हैं कि मैंने ऊपर आके खेलना है, मैंने स्टिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तो जब आप वो आके कहते हैं जी मुझे ज्यादा बॉल्स मिलेंगी तो फिर आपको नुकसान तो मिलता ही है। अच्छा अबू बकर बिलाल साहब, जिस तरह से इरफान भाई बड़ा इन डिटेल बता रहे थे हमारी कप्तानी के
सर पर जो खतरात मंडला रहे हैं उस हवाले से काफ़ी चीज़ों पर उन्होंने निशानदेही की और यकीनन तमाम चीज़ों पर नज़रसानी की भी ज़रूरत है। और हमने देख लिया है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कोई ना कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको स्ट्रेट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और क्या समझते हैं कि मैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आपसे करने लगा हूँ कि हमारी पीसीबी से लेकर टीम तक क्या सिर्फ यही तो नहीं माइंडसेट के जो टॉप स्कोरर है वही अच्छा कप्तान रह सकता है, या दूसरी साइड पे क्या हमारे पास बाबर आजम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं नजर आती? देखें, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन किया आपने। बाबर आजम के अलावा ऑप्शन तो यकीनी तौर पर है, लेकिन वो ऑप्शन हमारे पास दो सूरतों में दिखाई देती है। एक है हमारे पास रिजवान और दूसरे हैं लाहौर के जिन्होंने ट्रॉफी लिफ्ट की, शाहिन अफरीदी। शाहिन अफरीदी ने पीएसएल के अंदर जिस किस्म की कप्तानी की है, उन्होंने ये चीज शो की है कि वो I really appreciate it. बिल्कुल एक अच्छा के अंदर मौजूद है। लेकिन बात पता है कि हम तब करते हैं जब सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है। लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर भी देखें, हसन अली को हम जीत रहे थे, हमने लगातार उनको मौका दिया, हम उनको बिल्कुल नहीं उनको अकेला छोड़ा। और कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि मेरा मैच विनर है, लेकिन क्या हुआ सेमीफाइनल के अंदर वो हमें कॉस्ट कर गए और उसके बाद हमने फैसला किया नहीं यार ये हमारा मैच विनर नहीं है, इसको घर भेज दो। और अभी भी यही हो रहा है। हम बिल्कुल भी हमने सारा मिडिल ऑर्डर के अंदर सब कुछ शफल किया है। हमने इफ्तिखार से लेकर नीचे तक सबके बैटिंग ऑर्डर चेंज किए। इवन कि अगर किसी प्लेयर से पूछ लिया जाए ना मिडिल ऑर्डर के कि आपका नंबर कौन सा है, तो उसको नहीं पता कि उसका नंबर कौन सा है, क्योंकि कभी नवाज को ऊपर भेजेंगे, कभी हम शादाब को ऊपर भेजेंगे, हम नंबर शफल करते रहेंगे। और जो हमारा मेन मिडिल ऑर्डर है उसको हम रखते हैं आखिरी 10-15 बॉल्स के लिए। जब 10-15 बॉल्स के लिए आपने मिडिल ऑर्डर को रखना है तो फिर वो टेस्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर फैसले गलत यकीनी तौर पर हो रहे हैं। बाबर आजम को बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए, वन डाउन आए। देखें, बाबर आजम T20 के अंदर ओपनर ही थे। रिजवान का नंबर जो था वो नीचे था, नंबर 5 खेलते थे रिजवान, लेकिन मिसबाउल हक ने ये एक जो इसको यूज किया था एज अ ओपनर मोहम्मद रिजवान को, और वहां पर वो कामयाब हुए। अब जब वो भी कामयाब हो गए, साथ बाबर भी कामयाब हो गए, हम दोनों का जो स्ट्राइक रेट है वो प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तान टीम के लिए। हम पहले 6 ओवर्स में 40 करते हैं, हम इससे ऊपर नहीं जा पा रहे। और दोनों की जो पहली 50 है वो 40 बॉल्स पर, 38 बॉल्स पर, 42 बॉल पर, 44 बॉल्स पर, इस दौरान जो है वो ये दोनों प्लेयर 50s कर रहे हैं। और जो T20 क्रिकेट है अब टोटल इंटेंट चेंज हो गया। देखिए, बीबीएल होती है यहाँ पर बिग बैश लीग, यहाँ की सबसे बड़ी लीग है। बिल्कुल अबू बकर बिलाल, देखिए सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हमारा जो सबसे बड़ा हरीफ है वो हमें दिखाता है। अगर टॉप स्कोरर ही कॉम्पिटेंस कप्तानी के जो है वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरना होता तो विराट कोहली जो है उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है रोहित शर्मा से रन्स बनाने में, लेकिन ही इज नॉट आवर कैप्टन। तो नाज़रीन, आज का मैच भी बहुत अहम है। यकीनन न्यूजीलैंड अगर आज विन करता है तो वो सेफ जोन में जाता है, लेकिन श्रीलंका के लिए भी आज का मैच इसलिए अहम है कि अगर आज वो जीतता है तो उसके आने वाले मैचेस में उसके लिए आसानियां पैदा होंगी। तो आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।